श्वसन की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। श्वसन क्रिया में जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल पदार्थों में अपघटन होता है, जो अंततः कार्बन डाइऑक्साइड व जल का निर्माण करते हैं। इन पदार्थों के ऑक्सीकरण के दौरान ऊर्जा का विमोचन होता है, जिसका कुछ भाग एटीपी के रूप में संचित कर लिया जाता है तथा शेष भाग ऊष्मा के रूप में निकल जाता है। श्वसन क्रिया में प्रवेश से पूर्व जटिल कार्बोहाइड्रेट जैसे स्टार्च, सुक्रोज, ग्लैक्टोज आदि का घुलनशील हेक्सोज शर्कराओं जैसे सुक्रोज, फ्रक्टोज में रूपांतरण होता है, जो प्रारंभिक श्वसनाधार का कार्य करते हैं। प्रोटीन तथा वसा के विघटन से प्राप्त उत्पाद सामान्यतः श्वसन के प्रारंभिक श्वसनाधार के रूप में प्रयुक्त नहीं होते, अपितु ये श्वसन श्रृंखला में मध्यवर्ती के रूप में प्रवेश करते हैं। पूर्व में हम टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ चुके हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, यानी ऑक्सीजन इसमें रिक्वायर्ड नहीं होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ नहीं होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी बनते हैं, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। श्वसन प्रक्रिया में 2 परिपथ हैं, सामान्य परिपथ कॉमन पाथवे और हेक्सोज मोनोफॉस्फेट परिपथ एचएमपी पाथवे। श्वसन क्रिया का सामान्य परिपथ कॉमन पाथवे ऑफ रेस्पिरेशन। श्वसन प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रियाओं की श्रृंखला द्वारा संपन्न होती है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को निम्न चरणों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 ग्लाइकोलाइसिस, नंबर 2 क्रेब्स साइकिल अथवा किण्वन फर्मेंटेशन, क्रेब्स साइकिल एंड फर्मेंटेशन। तीसरा इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में रूपांतरण ग्लाइकोलाइसिस की उपस्थिति में होता है। यह अभिक्रिया कोशिका द्रव में होती है, जबकि क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की सभी अभिक्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। ऑक्सी तथा अनॉक्सी दोनों प्रकार के श्वसनों में ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया एक समान होती है। क्रेब चक्र तथा इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र ऑक्सी अवस्था में कार्यशील होते हैं, जबकि किण्वन प्रक्रिया अनॉक्सी श्वसन में कार्यशील होती है। ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सी तथा अनॉक्सी दोनों प्रकार के श्वसन प्रक्रमों का प्रथम चरण है। इस प्रक्रिया की खोज 3 जर्मन वैज्ञानिकों एम्बडेन, मेयरहाफ तथा पार्नास ने की थी, इसलिए इन वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर इसे ईएमपी पाथवे कहते हैं। इस परिपथ में ग्लूकोज के एक अणु का विभिन्न अभिक्रियाओं द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में परिवर्तन होता है तथा हाइड्रोजन के 4 अणु मुक्त होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस की सभी अभिक्रियाएं साइटोप्लाज्म में संपन्न होती हैं, जिसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसे निम्न समीकरण द्वारा भी हम दर्शा सकते हैं। हेक्सोज शर्करा C6H12O6 ग्लाइकोलाइसिस से यह पायरुविक अम्ल और H आयन में बदलती है, यानी 2C3H4O3+4H। उपरोक्त परिवर्तन अभिक्रियाओं की एक श्रृंखला द्वारा संपन्न होती है तथा प्रत्येक अभिक्रिया विशिष्ट एंजाइम द्वारा प्रेरित होती है। ग्लाइकोलाइसिस में निम्न 3 प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती हैं। नंबर 1 फॉस्फोरिलीकरण। नंबर 2 हेक्सोज शर्करा का विघटन, ब्रेकडाउन ऑफ हेक्सोज शुगर्स। और नंबर 3
पायरुविक अम्ल का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ पायरुविक एसिड। पहला है फॉस्फोरिलीकरण, फॉस्फोराइलेशन। सर्वप्रथम ग्लूकोज अणु का फॉस्फोरिलीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का निर्माण होता है। ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के फॉस्फोरिलीकरण में 2 एटीपी की आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में एटीपी की सहायता से ग्लूकोज का 6 कार्बन पर फॉस्फोरिलीकरण होता है, जिससे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का निर्माण होता है। दूसरी अभिक्रिया में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमराइजेशन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में होता है। यह अभिक्रिया फॉस्फोग्लूकोआइसोमरेज नामक एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होती है। तीसरी अभिक्रिया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के एक कार्बन पर पुनः एटीपी द्वारा फॉस्फोरिलीकरण होता है, जिससे फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होती है। ब्रेकडाउन ऑफ हेक्सोज शुगर्स, हेक्सोज शर्कराओं का विघटन। हेक्सोज शर्करा के दोहरे फॉस्फोरिलीकरण के पश्चात इसका विघटन होता है। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट एल्डोलेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में 3 कार्बन परमाणु वाले 2 यौगिकों में विघटित हो जाता है। इसमें एक हाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट तथा दूसरा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होता है। दोनों यौगिकों का आपस में अंतर रूपांतरण इंटरकन्वर्जन होता है तथा साम्य अवस्था में रहते हैं। इनका अंतर रूपांतरण फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है, परंतु आगे की प्रक्रिया में केवल 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड ही भाग लेते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि ग्लूकोज के प्रत्येक अणु से फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के 2 अणु बनते हैं। पायरुविक अम्ल का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ पायरुविक एसिड। फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का विभिन्न अभिक्रियाओं द्वारा अंततः पायरुविक अम्ल में विघटन होता है। इस चरण में निम्न प्रमुख अभिक्रियाएं होती हैं। नंबर 1, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के ऑक्सीकरण से 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स की उपस्थिति में होती है। दूसरी अभिक्रिया 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के विफॉस्फोरीकरण यानी डीफॉस्फोराइलेशन से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण होता है। इस क्रिया में विमुक्त फॉस्फेट समूह एडीपी से संयोजित होकर एटीपी बनाता है। यह अभिक्रिया काइनेज एंजाइम्स की उपस्थिति में होती है। तीसरा, फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में 3 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के समावीकरण से 2 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का निर्माण होता है। चौथी अभिक्रिया फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल इनोलेज एंजाइम्स की उपस्थिति में फॉस्फोइनोल पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है तथा इस क्रिया में एक जल अणु मुक्त होता है। फिफ्थ, अंतिम चरण में फॉस्फोइनोल पायरुविक अम्ल काइनेज एंजाइम्स की उपस्थिति में पायरुविक अम्ल का निर्माण करता है। इस क्रिया में मुक्त फॉस्फेट का उपयोग एटीपी निर्माण में होता है। इस प्रकार ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज के अणु से पायरुविक अम्ल के
2 अणुओं का निर्माण होता है। ग्लाइकोलाइसिस की विभिन्न क्रियाएं दर्शाई गई हैं और इनके मेन 3 स्टेप दर्शाए गए हैं। ग्लाइकोलाइसिस में ऊर्जा उत्पाद, एनर्जी आउटपुट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस एक अवयवीय प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान एटीपी के 2 अणुओं का उपयोग होता है तथा एक एटीपी अणु का उपयोग ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के निर्माण के समय तथा दूसरे एटीपी का उपभोग फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट के निर्माण के समय होता है। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान कुल 4 एटीपी अणुओं का उत्पादन भी होता है। 2 एटीपी अणु का उत्पादन 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल से 3 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में परिवर्तन के समय तथा 2 एटीपी अणुओं का निर्माण फॉस्फोएनॉल पायरुविक अम्ल से पायरुविक अम्ल के निर्माण के समय होता है। इस प्रकार ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 2 एटीपी अणुओं का उपभोग तथा 4 एटीपी अणुओं का उत्पादन होता है। अतः शुद्ध 2 एटीपी अणुओं की प्राप्ति होती है। 2 एटीपी अणुओं के शुद्ध उत्पादन के अतिरिक्त इस क्रिया के दौरान 2NADH2 अणुओं का उत्पादन भी होता है। NADH2 का उत्पादन 3 फॉस्फोग्लिसराइड से 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के निर्माण के समय होता है। वायवीय श्वसन के दौरान NADH2 का प्रत्येक अणु इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र द्वारा एटीपी के 3 अणुओं का संश्लेषण करते हैं। इस प्रकार 2 NADH2 अणुओं से कुल 6 एटीपी प्राप्त होते हैं। इस प्रकार ग्लाइकोलाइसिस के अणु ऊर्जा लाभ निम्न प्रकार से होता है। 2 एटीपी ग्लाइकोलाइसिस का शुद्ध लाभ, 6 एटीपी वायवीय श्वसन की स्थिति में NADH2 से प्राप्त होती है, अर्थात कुल 8 एटीपी का लाभ होता है।